तो इकाई 3 पढ़ेंगे, विविध अधिगमकर्ताओं की समझ और समायोजन। विशिष्ट विशेष बालक। विशिष्ट विशेष बालक से सामान्य अर्थ उस बालक से है जिसकी सामान्य बालक से अलग अपनी शारीरिक एवं मानसिक विशेषताएं होती है। विशिष्ट बालक सामान्य बालक से भिन्न होता है। कुछ बालक सामान्य बालकों से अधिक समझ लेते हैं और कुछ साधारण से साधारण बात को भी काफ़ी देर से समझते हैं। किसी अंग से हीन, जल्दी आवेशित होने वाले, मंदबुद्धि, प्रखर बुद्धि, अति प्रतिभावान आदि बालक असाधारण बालकों के अंतर्गत आते हैं। इन विशेष असमानताओं एवं विशेषताओं से युक्त बालकों को हम विशिष्ट या विशेष बालक कहते हैं। अर्थात विशिष्ट विशेष या असाधारण बालक सामान्य दर्जे के बालकों से भिन्न होते हैं। ऐसे बालक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक रूप से या तो बहुत आगे निकल जाते हैं या फिर पीछे रह जाते हैं। जिन बालकों की IQ 91 से 110 के मध्य होती है सामान्य बालक कहलाते हैं। ऐसे उच्च बुद्धि वाले बालक या एवं निम्न बुद्धि वाले बालक विशिष्ट बालक कहलाते हैं। एक के अनुसार विशिष्ट बालक वह है जो किसी एक अथवा कई गुणों की दृष्टि से सामान्य बालक से पर्याप्त मात्रा में भिन्न होते हैं। विशिष्ट बालकों के प्रकार। विशिष्ट बालकों को हम निम्न भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1 प्रतिभाशाली बालक, दूसरा है पिछड़े बालक, तीसरा है मंदबुद्धि बालक, चौथा है सृजनशील बालक, पांचवा है आलाभान्वित वंचित बालक, छठवां है विकलांग बालक या विशेष योग्य बालक, सातवां है अधिगम अक्षमता युक्त बालक, अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, आठवां है समस्यात्मक बालक, नौवां है बाल अपराधी बालक। नंबर 1 प्रतिभाशाली बालक। जिन बालकों की बुद्धि सामान्य बालकों से अधिक है या बुद्धि लब्धि 140 या 140 से अधिक होती है अथवा ऐसे बालक जो अपने स्तर से उच्च स्तर के कार्य में भी आसानी से कर लेते हैं उन्हें प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। किसी भी राष्ट्र या समाज की प्रगति उस राष्ट्र अथवा समाज के प्रतिभाशाली बालकों पर भी निर्भर करती है। प्रतिभाशाली बालकों से विकास की संभावना अधिक होती है। स्किनर एवं हैरीमैन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। टर्मन के अनुसार प्रतिभावान बालक शारीरिक विकास, शैक्षणिक उपलब्धि, बुद्धि और व्यक्तित्व में वरिष्ठ होते हैं। टर्मन और मेरिल 140 बुद्धि लब्धि से ऊपर वाले बच्चों को प्रतिभावान माना जाता है। हेविंगहर्स्ट के अनुसार कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभावान बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कर्म क्षेत्र में अपनी अद्भुत कुशलता अथवा प्रवीणता का परिचय देता है। पाल बिट्टी के अनुसार प्रतिभाशाली बालक वह है जो किसी कार्य को करने के प्रयास में निरंतर उच्च स्तर बनाए रखता है। प्रेम पसरीचा के अनुसार वह बालक जो सामान्य बुद्धि की दृष्टि से श्रेष्ठ प्रतीत होता है एवं उच्च विशिष्ट योग्यताएं रखता है तो वह प्रतिभाशाली बालक कहलाता है। कोल्सनिक के अनुसार जो बालक अपनी आयु स्तर के बालकों से योग्यता में उत्कृष्ट हो। हॉलिंगबर्ग के अनुसार वह बालक जो सामान्य बालक की अपेक्षा शैक्षणिक रूप से श्रेष्ठ हो। R.W. टेलर के अनुसार प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार प्रतिभाशाली बालक 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है जो सामान्य दर्जे के बालकों से सभी बातों में श्रेष्ठ होते हैं। दूसरा है वे बालक भी प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में आते हैं जो विशिष्ट क्षेत्र कला, अभिनय, संगीत, खेल आदि में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता प्रतिभा का ठीक ठाक पता न लगने के कारण बहुत से प्रतिभाशाली बालक पृथ्वी से छिपे हुए हीरे के समान होते हैं। प्रतिभावान बालकों में निम्न विशेषताएं होती हैं। नंबर 1 पढ़ने लिखने में अधिक रुचि, शब्द भंडार व्यापक, कठिन विषयों में अधिक रुचि, मानवीय गुणों का समावेश, ज्ञानेंद्रियों का तीव्रता से विकास, समान ज्ञान का अधिक अच्छा होना, निर्देशन की कम आवश्यकता, अमूर्त विषयों में अधिक रुचि और बुद्धि परीक्षाओं में अधिक अंक, अंतर्दृष्टि अधिक होना, क्रियाकलापों में भिन्नता, समस्या समाधान की शीघ्रता, तर्क शक्ति और विद्यालय कार्य व गृह कार्य करने में शीघ्रता, नेतृत्व की क्षमता, सामाजिक एवं सामूहिक दृढ़ता, उच्च बुद्धि लब्धि और स्वतंत्र निर्णय की क्षमता। नोट: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए नवोदय विद्यालय का सुझाव दिया गया जिसमें विशेष प्रतिभाशाली बालकों के लिए आवासीय व निःशुल्क विद्यालय सुविधा प्रदान की गई है। प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु परियोजना विधि सर्वश्रेष्ठ विधि है। इसके अलावा निगमन विधि, ह्यूरिस्टिक विधि व प्रयोगशाला विधियों का भी प्रयोग करना चाहिए। यदि एक बालक संगीत की अद्वितीय प्रतिभा का धनी है तो वह बालक प्रतिभाशाली बालक होगा। जैसे राम कक्षा 5 में पढ़ता है लेकिन वह 8वीं के गणित के प्रश्न आसानी से हल कर लेता है और हर क्षेत्र में कार्य करने में आगे है, इसलिए राम प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में आता है। दूसरा है पिछड़े बालक। पिछड़े बालक इससे तात्पर्य उन बालकों से हैं जो शिक्षा प्राप्त करने में सामान्य बालकों से पिछड़ जाते हैं। अतः जो बालक अपनी कक्षा में
अन्य बालकों से अध्ययन की दृष्टि से पिछड़ जाते हैं, उन्हें पिछड़े बालक कहा जाता है। पिछड़े बालक का मंद बुद्धि होना आवश्यक नहीं है। एक औसत बुद्धि वाला बालक अथवा तीव्र बुद्धि बालक भी पिछड़ा बालक हो सकता है यदि वह कक्षा के औसत छात्रों से शैक्षिक दृष्टि से कमजोर होता है। अर्थात एक पिछड़ा बालक मंद बुद्धि होगा ऐसा जरूरी नहीं है। शैक्षिक उपलब्धि याद करने का सूत्र होता है शैक्षिक उपलब्धि शैक्षिक आयु बटे दैहिक आयु गुणे 100। तो बर्टन हॉल के अनुसार सामान्यतः पिछड़े बालक वे होते हैं जिनकी शैक्षिक उपलब्धि उनकी स्वाभाविक योग्यताओं से कम होती है। सोनेल के अनुसार पिछड़ा बालक वह होता है जो अपनी आयु स्तर के बालकों की तुलना में उल्लेखनीय शैक्षिक कमजोरी प्रस्तुत करते हैं। सिरिल बर्ट के अनुसार पिछड़े बालक वे होते हैं जो स्कूली जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा में एक सीढ़ी नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ होते हैं। पिछड़ेपन के कारण अनुसूचित वातावरण और परिस्थिति से बार बार विद्यालय से पलायन करके विद्यालय का अध्यापन कार्य न कर पाना, संवेगों पर नियंत्रण न कर पाने से, उपयुक्त पोषण व व्यक्तिगत ध्यान की कमी से, शारीरिक दोष व रोग से, मानसिक स्वास्थ्य के अभाव से, निर्देशन के अभाव से, अयोग्य व निष्ठुर अध्यापकों की वजह से। पिछड़े बालकों की विशेषताएं। ब्लेयर के अनुसार पिछड़े बालक शर्मीले, विचारहीन, असावधान और अमूर्त बातों को समझने में अयोग्य होते हैं। ऐसे बालक नंबर 1 ऐसे बालक कक्षा कार्य गृहकार्य समुचित ढंग से करने में असमर्थ होते हैं। दूसरा है ऐसे बालकों में अवधान की समस्या पाई जाती है। तीसरा है मानसिक रूप से अस्वस्थ रहते हैं। चौथा है ऐसे बालकों में नवीनता व जिज्ञासा की प्रवृत्ति का अभाव पाया जाता है। पाँचवा है पिछड़े बालकों में निर्णय क्षमता का अभाव पाया जाता है। छठवां है ऐसे बालकों में जीवन के प्रति निराशा रहती है। ऐसे बालकों में विद्यालय शैक्षिक उपलब्धि तथा परीक्षा उपलब्धि उनकी बुद्धि की तुलना में प्रायः कम होती है। कुछ समाज व्यवहार करते हैं विद्यालय के सामान्य पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधियों से लाभ उठाने में विफल रहते हैं। समाज विरोधी कार्यों को करने की प्रवृत्ति होती है। पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि 80 से 89 होती है। पिछड़े बालक विद्यालय की गतिविधियों को दूर कर देते हैं। बर्ट व सोलेन के अनुसार पिछड़े बालकों की विशेषता कम मानसिक आयु, शैक्षिक मंदता, कम शैक्षिक उपलब्धि, श्रेणीकार और गृहकार कक्षा परीक्षणों में कमजोर, सामान्य बच्चों के साथ शैक्षिक गति करने में असमर्थ। और बर्ट ने इन बालकों के शिक्षा का स्तर 85 से भी कम बताया है। बालकों में पिछड़ेपन की रोकथाम के उपाय क्या हैं? पिछड़ेपन के कारण को जानना व उनसे दूर करना अर्थात निदान व उपचार करना, वातावरण से संबंधित दुष्प्रभाव पर नियंत्रण करना, मनोचिकित्सक को सहायता लेना या निर्देशन या परामर्श, प्रगति का उचित लेखा जोखा रखना, बालक की विद्यालय अनुपस्थिति पर ध्यान देना, बुरी संगति को दूर करना, दैनिक जीवन से जोड़ते हुए पढ़ना या पढ़ाना, सहानुभूतिपूर्ण स्नेहपूर्ण व्यवहार, शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन, मूर्त वस्तुओं का प्रयोग और सरल व रुचिपूर्ण पाठ्यक्रम, जीवन केंद्रित शिक्षा, सरल शिक्षा विधि और धीमी गति शिक्षा और खेल विधि आदि का प्रयोग करना, हस्तकौशल की शिक्षा, शारीरिक श्रम की शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, सांस्कृतिक शिक्षा, नृत्य, संगीत, नाटक कार्य, पुस्तकों का प्रयोग, गति की अपेक्षा, शुद्धता पर बल, मौखिक कार्यों पर बल, चित्रकारी इत्यादि की शिक्षा। पिछड़े बालकों का उपचार किया जा सकता है। यदि एक बालक अपने जीवन के प्रत्येक कार्य को अपने स्तर से निम्न स्तर कार्य भी आसानी से कर पाए तो वह बालक मंद बुद्धि बालक कहलाता है। जबकि यदि एक बालक अपने जीवन के अधिकतर कार्यों को आसानी से नहीं कर पाते हैं लेकिन कुछ कार्य अपने स्तर के बालकों से अथवा सामान्य स्तर के बालकों से भी अधिक जल्दी से कर लेते हैं तो वह बालक पिछड़ा बालक कहलाता है। एक मंद बुद्धि बालक पिछड़ा बालक होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वह एक पिछड़ा बालक मंद बुद्धि बालक हो। अंकित विज्ञान व गणित विषय में 80% तक के अंक लाता है, लेकिन अन्य विषयों में फेल हो जाता है तो वह अंकित मंद बुद्धि बालक न कहलाकर पिछड़ा बालक कहलाएगा। तो पिछड़ेपन के प्रकार होते हैं। पिछड़ेपन के 2 प्रकार होते हैं। सामान्य पिछड़ापन, यदि बालक अपने पाठ्यक्रम के सभी विषयों में कमजोर होता है तो सामान्य पिछड़ापन कहलाता है। विशिष्ट पिछड़ापन, यदि बालक अपने पाठ्यक्रम के 1 या 2 विषयों में ही कमजोर होता है तो उन बालकों में विशिष्ट पिछड़ापन होता है। तीसरा है मंदबुद्धि बालक। मंदबुद्धि बालकों से तात्पर्य उन बालकों से हैं जिनकी मानसिक योग्यता सामान्य बालकों से कम या सीखने की गति धीमी होती है, अर्थात ऐसे बालक जो अपने स्तर से निम्न स्तर पर कार्य करने में आसानी से नहीं कर पाते हैं, मंदबुद्धि बालक कहलाते हैं। ऐसे बालक मानसिक रूप से उसी प्रकार से अपंग व बेबस होते हैं जिस प्रकार से शारीरिक रूप से विकलांग बालक अपनी शारीरिक योग्यताएं को काम में लाने की दृष्टि से होता है। मानसिक रूप से कमजोर बालक को मंदबुद्धि बालक, मानसिक रूप से विकलांग बालक, धीमी गति से सीखने वाले बालक, विमंदित बालक भी कहते हैं। 1913 तक मंदबुद्धि एवं पिछड़े बालकों में कोई अंतर नहीं
किया जाता था, परंतु सर्वप्रथम 1913 में इंग्लैंड में मेंटल डिफेंसी एक्ट बनाकर मंदबुद्धि व पिछड़े बालकों के अंतर में के बारे में बताया गया। मानसिक संबंधित बालकों के लिए मंगोलिज्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में मंदबुद्धि बालकों के लिए अमेरिका के संस्थान AAMD यानी अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डिफेंसी भी कार्यरत है। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डिफेंसियंसी के अनुसार मानसिक मंदता औसतन से कम बौद्धिक कार्य निष्पादन का संकेत देती है। क्रो के अनुसार जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उनको मंदबुद्धि बालक कहते हैं। स्किनर के अनुसार प्रत्येक कक्षा के बाल छात्रों को एक वर्ष में शिक्षा का एक निश्चित कार्यक्रम पूरा करना पड़ता है। जो छात्र उसमें पूरा कर लेते हैं उनको सामान्य छात्र कहा जाता है। जो छात्र उसे पूरा नहीं कर पाते हैं उनको मंदबुद्धि छात्र की संज्ञा दी जाती है। इन बालकों में अवधान अर्थात ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कम पाई जाती है। इनमें तार्किक क्षमता के अभाव के कारण जीवन में प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण पाया जाता है। ये बालक दैनिक कार्य को भी सही तरीके से पूर्ण करने में सक्षम नहीं होते हैं। मानसिक मंदता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। मानसिक मंदता का सबसे पहले महत्वपूर्ण अध्ययन फ्रांस में 1999 में जीन इटाई द्वारा किया गया था। जीन इटाई द्वारा किया गया जब उन्होंने विक्टर इस नामक बच्चे का अध्ययन किया तथा जिसे वाइल्ड बॉय ऑफ एवेरोन के शीर्षक के तहत प्रकाशित किया गया। इटार्ड के इस कार्य में प्रोत्साहन प्राप्त करने के उनके एक शिष्य जिनका नाम एडवर्ड सेंक्वेन था, उन्होंने 1837 में पेरिस में मानसिक रूप से मंदित बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र खोला। अमेरिका में ऐसे बच्चों के लिए पहला ढंग का संस्थान 1847 में मासाचुसेट्स में खोला गया था, जिसका नाम वाल्टर ई फंडल्ट स्टेट स्कूल था। इंग्लैंड में मानसिक रूप से मंदित बच्चों के लिए पहला आश्रम 1940 में खोला गया। RL डगडेल ने 1877 में मानसिक मंदता का सबसे पहला पारिवारिक अध्ययन किया, जिसमें इन्होंने मानसिक रूप से मंदित 2 बहनों के पारिवारिक वंश वृक्ष को तैयार किया और पाया कि उनके बच्चों में मानसिक मंदता उत्पन्न होने की संभावना काफ़ी अधिक थी। कुछ वर्षों बाद अर्थात 1912 में H.H. गोडार्ड ने कॉलिकॉक परिवार का अध्ययन करके परिणाम को प्रकाशित किया, जिसमें मानसिक मंदता का एक स्पष्ट आनुवंशिक आधार पाया गया। मानसिक मंदता के इतिहास में ग्रेगर जॉन मेंटल का नाम सर्वोपरि है, जिन्होंने आनुवंशिकता के महत्व पर अधिक बल दिया। मंदबुद्धि बालकों के प्रकार पढ़ेंगे। AAMD यानी अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डिफेंसी तथा अमेरिकन मनोरोग विज्ञानी संघ APA यानी अमेरिकन फिजिकोलॉजिकल एसोसिएशन के अनुसार बालकों में मानसिक मंदता प्रमुखतः 4 प्रकार की होती हैं। अल्प मंदन, इसका IQ होता है 52 से 67, पॉपुलेशन होती है इसकी 85%, इसका क्लास होती है 5 से 6 तक का अध्ययन। मध्यम मंदन 36 से 51 होती है, इसका पॉपुलेशन होता है 10% और इसके 1 से कक्षा 2 तक का अध्ययन होता है। तीव्र मंदन 20 से 35 तक, इसका 3.5% और इसका एमए होता है 0.4। गैर मंदन 0 से 19 से, उसका पॉपुलेशन होता है 1.5%, एमए होता है 2। बुद्धि की कसौटी के आधार पर नैदानिक मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि मापकर व्यक्ति की मानसिक दुर्बलता के विभिन्न स्तर का वर्णन किया है। मूर्ख, इस श्रेणी के बालकों की बुद्धि लब्धि 50 से 69 के बीच होती है और मानसिक आयु 8 वर्ष या उससे थोड़ी अधिक होती है। दूसरा है मूढ़, इस श्रेणी के बालकों की बुद्धि लब्धि 20 से 40 के बीच में होती है तथा मानसिक आयु 3 से 7 साल के भीतर होती है। तीसरा है जड़ बुद्धि, इस श्रेणी के बालकों की बुद्धि लब्धि 20 से नीचे होती है तथा इनकी मानसिक आयु 3 साल से कम होती है। मंदबुद्धि बालकों की विशेषताएं होती हैं। ऐसे बालकों में आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है, सीखने की गति मंद होती है, जटिल परिस्थितियों में सीखने में असफल होते हैं। ये बालक हमेशा भय से ग्रस्त होते हैं, सीखी गई बात को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, सामाजिक व संवेगात्मक समायोजन तथा सृजनात्मक का अभाव होता है, रूढ़िवादी व अंधानुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है, उचित अनुचित में अंतर नहीं कर पाते हैं। ऐसे बालकों में अवधान अर्थात
ध्यान केंद्रित करने की क्षमता सीमित होती है। वैसे बालकों में बौद्धिक क्षमता अति सीमित होती है, तार्किक चिंतन करने में असमर्थ होते हैं, ये दूसरों पर निर्भर होते हैं। मानसिक रूप से मंद बालकों में 4 प्रकार की बीमारियां देखी जाती हैं। एल एस पेनरोज ने अपनी पुस्तक बायोलॉजी ऑफ ए मेंटल डिफेक्ट में शारीरिक अवस्था के आधार पर मानसिक दुर्बलता का वर्णन किया। मंगोलिज में इनके सिर की आकृति मंगोल जाति के लोगों के समान होती है। इस प्रकार के बालकों में आंखें बादाम की तरह, मुखमंडल पर तिरछापन, होंठ पतले, गर्दन छोटी, नाक चपटी, हाथ पैर आकार में बड़े, आवाज़ रूखी तथा भारी होती है। इनका बौद्धिक स्तर जड़ बुद्धि होता है, अर्थात ऐसे बालक अत्यधिक मंदबुद्धि होते हैं। क्रेटिनेज में इनकी शारीरिक वृद्धि कम होती है, अर्थात ये बौने होते हैं और इनका शारीरिक विकास अधिक 3 फीट का होता है। इनके हाथ पैरों की अपेक्षा धड़ एवं कान बहुत बड़े होते हैं। इनका बौद्धिक स्तर 25 से 50 का होता है। तीसरा है हाइड्रोसिफेली। सिर का आकार 26 से 28 इंच की परिधि तक होता है एवं मानसिक रूप से मंद होते हैं। चौथा है माइक्रोसिफेली। सिर का आकार सामान्य से छोटा होता है एवं यह मंद बुद्धि होते हैं। ऐसे सभी बालक मानसिक रूप से पिछड़े होते हैं तथा सामाजिक जीवन की उचित व्यवहार नहीं कर पाते हैं। तो आइए मंद बुद्धि बालकों की कुछ शिक्षाएं हैं। तो इसकी शिक्षाएं हैं जैसे बेसिक कक्षाएं हैं, हस्तकला की शिक्षा है, आत्मविश्वास की भावना का विकास होता है, इसमें व्यक्तिगत ध्यान देना होता है, मोंटेसरी पद्धति का प्रयोग होता है, इसमें श्रव्य सामग्री का भी प्रयोग होता है इनके साथ। तो मंदबुद्धि बालकों को शिक्षित करने के लिए प्रथम विद्यालय किसने स्थापित किया था? तो इयोआर्ड सेंगोइन ने खोला था। रोहन कक्षा 5 में पढ़ता है। उसकी कक्षा के सभी बच्चे जोड़ बाकी गुणा भाग शीघ्र कर लेते हैं, लेकिन रोहन इनको बहुत ही मंद गति या धीमी गति से कर पाता है और वह अन्य कार्यों को भी मंद गति से कर पाता है। चौथा है सृजनशील बालक। यदि किसी बालक में मौलिकता, नवीनता तथा धारा प्रभाविता जैसे गुण हो तो वह सृजनशील बालक कहलाता है। आइजैक के अनुसार वह योग्यता जो नवीन शब्दों को देखकर असाधारण विचार प्रकट करती है उसे सृजनात्मकता कहते हैं। रोजर वाइस्टीन के अनुसार सृजनशीलता को उत्पादन कहा जाता है। ऐसे बालक कामयाबी के पीछे नहीं भागते, यह हमेशा सफल बनने के लिए ही कार्य करते हैं। यदि यह किसी भी विशेष को लेकर नवीन चिंतन करते हैं एवं मौलिक वस्तुओं का निर्माण करते हैं, यह बालक भयमुक्त होते हैं तथा संभव कार्य करने के लिए उत्साहित रहते हैं। एक अच्छे शिक्षक को इन बालकों के सृजनात्मक क्षेत्र को पहचानना चाहिए और इन्हें उस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अगला है सृजनशील बालक की विशेषताएं। नंबर 1 है नवीन चिंतन की योग्यता, दूसरा है मौलिक निर्माण की योग्यता, तीसरा है स्वतंत्र निर्णय क्षमता अधिक और चौथा है रचनात्मक कार्यों में रुचि, पांचवा है धारा प्रभाविता की निरंतरता, छठवां है नवीन आविष्कार में रुचि। सृजनात्मकता के तत्व अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सृजनात्मकता में अलग अलग प्रकार के तत्व बताए गए हैं। बाकर मेहंदी के अनुसार सृजनात्मकता में 3 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। मौलिकता जैसे प्रवाहिता, तीसरा लचीलापन। हॉलमैन के अनुसार सृजनात्मकता में 4 प्रकार के तत्व बताए गए हैं। नंबर 1 नवीनता, दूसरा है विलक्षणता, तीसरा है विस्मय, चौथा है अद्भुत या अनोखा चिंतन। हिना RAS अधिकारी पद पर कार्यरत है। हिना को पेंटिंग करने का बहुत शौक है और वह बहुत अच्छी पेंटिंग बना लेती है। तो हिना अपने RAS पद को छोड़कर पेंटिंग के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाना चाहती है क्योंकि हिना में सृजनात्मकता के गुण विद्यमान हैं। पांचवा अलावान्वित एवं वंचित बालक। वंचित बालक विशिष्ट बालकों की वह श्रेणी है जो कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विषमताओं के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। अर्थात अलावान्वित एक विस्तृत पद है जिसका अर्थ जीवन की सामान्य सुख सुविधाओं से वंचित रह जाना है। वंचित बालकों से अभिप्राय उन बालकों से है जो समुदाय के सामाजिक व आर्थिक पिछड़े वर्ग से जुड़े हुए हैं एवं विद्यालय व्यवस्था से लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। इन बालकों में दूर दराज की जातीय, जनजातीय, कच्ची बस्ती एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थी भी सम्मिलित हैं जिन्हें बड़े नगरों के समान शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाई है। भारत में अधिकतर दलित एवं आदिवासी जाति समुदाय से आने वाले बालकों को अलावान्वित बालकों की श्रेणी में रखा जाता है। अगला है अलावान्वित एवं वंचित बालकों की विशेषताएं क्या है? शिक्षा मनोवैज्ञानिकों का ध्यान लाभान्वित बालकों की तुलना में अलावान्वित बालकों का अधिक ध्यान दिया जाता है क्योंकि समाज के लिए ऐसे बालक शिक्षकों के सामने अधिक महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। अलावान्वित बालकों का अध्ययन विदेशों में बर्नस्टीन 1960, हेविंगहर्स्ट 1964 और टानेनबॉम 1967 और रोटर
1966 आदि मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। तो भारत में डी सिन्हा 1982, एल बी त्रिपाठी 1982, बी चटर्जी 1982, ए के सिंह 1986 आदि मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया गया। ऐसे बालक निम्न सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्तर के परिवार से आते हैं। ऐसे बालकों का आत्मसंप्रत्यय नकारात्मक होता है, जिसके फलस्वरूप वे स्वयं को अन्य बालकों की तुलना में कमजोर, हीन और असाधारण आकांक्षा रखने वाले होते हैं। ऐसे बालकों में अल्प भाषात्मक विकास होता है। ऐसे बालकों में बौद्धिक निष्पादन सीमित एवं अपर्याप्त होता है। ऐसे बालक स्वयं के चारों ओर या घटित घटनाओं के से अनभिज्ञ रहते हैं तथा नकारात्मक सोच से पीड़ित होते हैं। ऐसे बालक आत्मप्रेम से पीड़ित होते हैं तथा इनमें परिवर्तन का अभाव होता है। ऐसे बालकों में गैर अनुशासित, अनैतिक आदर्श तथा सामाजिक सामंजस्य का अभाव होता है। ऐसे बालक अधिकतर अंतर्मुखी व्यक्तित्व के होते हैं तथा बुरी आदतों में ग्रसित होते हैं। ऐसे बालक रूढ़िवादी एवं अवसादग्रस्त होते हैं। ऐसे बालक संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं। अलाभान्वित बालकों की शिक्षा। अमेरिका में अलाभान्वित बालकों के शैक्षिक स्तर को बढ़ाने के लिए विशेष कानून बनाया गया, जिसके तहत अलाभान्वित बालकों को शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। भारत में ऐसे बालकों के शैक्षिक स्तर को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा निःशुल्क शिक्षा योजना लागू की गई, जिसके तहत बालकों में को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। अलाभान्वित बालकों के लिए निम्न सुझावों पर ध्यान देना आवश्यक है, तो जो निम्न प्रकार हैं। ऐसे बालकों को विशेष शिक्षा देने के लिए उनके घरेलू वातावरण में सुधार किया जाए। ऐसे बालकों की संख्या जिन क्षेत्रों में ज़्यादा है वहाँ शैक्षिक अभियान चलाया जाना चाहिए। ऐसे बालकों के शैक्षिक उत्थान के लिए आश्रम की तरह के स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए। ऐसे बालकों की शिक्षा के लिए सरकार द्वारा सफलता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, जिससे जिन क्षेत्रों में पर्याप्त सफलता नहीं मिली तो उन कारकों का पता लगाकर तथा आवश्यकता अनुसार परिवर्तन लाकर उसे अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। ऐसे बालकों में शिक्षण स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कुछ शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने व्यवहार परिमार्जन की विभिन्न प्रविधियों, प्रत्यक्ष आकार विभेद करने की प्रविधियों का विशेष उपयोग करने की सिफारिश की गई है। भारत में भरतराज और भवानी एवं विद्यासागर ने इन प्रविधियों के जरिए 2 महीने तक 8 अलाभान्वित बालकों को प्रशिक्षण देने के बाद यह पाया कि उनकी बुद्धिलब्धि में उन अलाभान्वित बालकों जिन्हें प्रशिक्षण नहीं दिया गया है की तुलना में 21 बिंदु की वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार अलाभान्वित बालकों को शैक्षिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने कई उपायों का वर्णन किया, लेकिन सरकार एवं सामाजिक संगठनों को भी आगे आना होगा, जिससे ऐसे बालकों के शैक्षिक उत्थान के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रमों का परिणाम युक्तिसंगत हो सके।